सो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी। यानी कि अगर आप डेरिवेटिव का जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आप पिछली सारी वीडियो देख चुके हैं, और इसमें 5.8 एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। आपको अदर मैथमेटिक्स के अंदर ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। रोल्स थ्योरम आपको अलग मिलेगी और मीन वैल्यू थ्योरम आपको अलग मिलेगी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन अलग मिलेंगे, इसके अलग मिलेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, एक रोल्स और एक लैंग्रेजेस। तो दोनों ने अपना एक सिस्टम बनाया था डेरिवेटिव सिस्टम के ऊपर। तो इससे पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, जहाँ पर हम चेक करते हैं किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करवाते हैं, राइट हैंड लिमिट को, एट द पॉइंट को। जब वो तीनों इक्वल होते हैं तब उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोई और डेरिवेबल है, तब जाकर के हम किसी उसके दो लिमिट पॉइंट के बीच में भी एक तीसरा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था रोल्स ने भी और लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम ने भी। तो इन दोनों थ्योरम का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर और चेक करेंगे इनकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कंडीशन है। तो इसका छोटा सा पैटर्न ये है कि बिल्कुल डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो रोल्स थ्योरम में आप 3 स्टेप लेके चलोगे, मीन वैल्यू थ्योरम में आप 2 स्टेप लेके चलोगे। यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर आपको बताया गया है कि रोल्स थ्योरम के अगर सिर्फ 2 स्टेप को भी फॉलो किया जाए तो भी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन को हम साथ साथ करेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन है रोल्स की, वो ये कंडीशन है। तो हम दोनों को साथ साथ ही पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। आप एक साइड लिखोगे रोल्स थ्योरम और एक तरफ लिखोगे मीन वैल्यू थ्योरम। आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो भाई। तो फर्स्ट कंडीशन है, हमें कोई भी एक फंक्शन मिलेगा, कोई भी हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन। और फर्स्ट कंडीशन होगी रोल्स थ्योरम की, अगर आपको किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कोई थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो इसका मेन कंसेप्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी जो भी हमें फंक्शन मिलेगा एक क्लोज इंटरवल के अंदर मिलेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है ए और बी की जगह आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, ए और बी भी हो सकता है। यहाँ पर 1, 2, 5, 7 कुछ इस टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन है इज मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए एंड बी। यानी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी के अंदर। कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। सेकंड कंडीशन है कि जो आपका एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए और बी के अंदर डेरिवेबल होना चाहिए। यानी कि एफ डैश एक्स एग्जिस्टेबल होना चाहिए, इज एग्जिस्टेबल, एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। थर्ड कंडीशन होगी रोल्स थ्योरम की कि आपका एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के। यानी आपको ए और बी की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, हम इसी फंक्शन के अंदर ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह ए पुट करेंगे। ए का मतलब है कि आपके पास 2, 3, 4 जो भी है 2 पुट करोगे, फिर बी पुट करोगे, यानी कि 4, 5, 6 जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दोनों लेफ्ट राइट इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो अभी आपको मीनिंग बताते हैं कि रोल्स थ्योरम का मीनिंग क्या है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कंडीशन फॉलो करेगी तो हम लिखेंगे ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। कई बार इसको रोलिस भी बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में। रोल्स थ्योरम, ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfy then a number C lies between A and B such that f dash C equal to 0। तो मैं एक बार आपको रिपीट करवा दूं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये, अगर मैं आपको छोटा सा एक फिगर बताऊं कि अपने पास कोई फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ अपने पास होता है, उस ग्राफ के अंदर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। कोई पॉइंट मान लो कि आप x की वैल्यू a और b कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये इधर भी हो सकता है, ग्राफ लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, वैल्यू आपकी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। इन दोनों पॉइंट को अगर हम लेट करें कि मान लो अपना फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक गया है,
तो ये 2 पॉइंट हमने लेट कर लिए, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर ए और बी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि ए से लेके बी तक अप्रोच करने में इस फंक्शन ने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। दूसरी बात हम इसका करते हैं डेरिवेबल, यानी इसके किसी भी पॉइंट को कहीं भी ड्राइव किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, इस एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे सेम वैल्यू मिलती है, तो हमारा रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकलता है कि ए और बी के बीच में भी कोई तीसरा पॉइंट होगा, इनके अंदर, कि सी ए से ग्रेटर देन होगा, बी से छोटा होगा, कोई एक ऐसा नंबर होगा ज़रूर जिसके ऊपर फंक्शन दोबारा से कॉन्टिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा। यानी कि ये हमें किसने बताया था? रोल्स थ्योरम ने। सेम चीज़ मीन वैल्यू थ्योरम ने भी बताई थी, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन को लेकर के। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था? अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल ना भी हो, सिर्फ ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब भी इनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट से याद रखें, अगर हम इसको याद रखें डिफरेंस से, तो इसको ऐसा याद रखा जा सकता है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन सेम होगी आपकी, सेम ऑफ रोल्स थ्योरम जो हमने रोल्स थ्योरम में लगाई थी। सेकंड भी क्या होगी? सेम ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पर सिर्फ यही लिखेंगे, ऑल द टू कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। यहाँ लिखोगे रोल्स की जगह क्या लिखोगे आप? मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ क्या लिखोगे? मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई, हैंस ए नंबर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी ये नंबर सी होगा जो ए से ग्रेटर देन होगा, बी से लेस देन होगा, सच दैट इसका फॉर्मूला ये बनेगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमें पहले मीन वैल्यू थ्योरम हमें रीड करनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला ये यहीं से ड्राइव हुआ है। एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए। अगर हम इसकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, और सेम में से सेम को माइनस करोगे तो 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। यानी ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो अगर आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है तो आप 3 कंडीशन लेकर चलोगे, और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है तो आपको सिर्फ 2 कंडीशन लेकर चलनी है और एक फॉर्मूला अप्लाई करना, जिससे अपने आंसर आ जाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि डेरिवेबल कैसे प्रूफ करते हैं और कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूफ करते हैं। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट का मतलब 3-4 एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे कैसे किसी फंक्शन की चेक की जा सकती है। वहाँ पर प्रूफ भी है कि कौन कौन से फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं उनकी डोमेन और रेंज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कोस है, लोगरिथम, एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो एक बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनको देखते ही हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। डेरिवेटिव करके देखेंगे और वो पॉइंट वगैरह पुट करके देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बनती तो फंक्शन डेरिवेबल है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तो क्या है कि एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 4-5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम रोल्स थ्योरम का और एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम का। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, रोल्स के क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन सेम टाइप के। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि अपने पास 3 कंडीशन, अगर 3 में से किसी भी एक स्टेप पे आकर के आपका फंक्शन नॉट एग्जिस्टेबल बनता है, फॉर एग्जांपल पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, थर्ड के ऊपर इक्वल नहीं आता, तो हम आगे लिख दें कि रोल्स थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाएगी कि क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन को आपको लैग्रेंजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको मीन वैल्यू नेम से भी आ जाए। यानी इस क्वेश्चन को 2 नेम से पूछा जा सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, लैग्रेंजेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद कुछ कोची थ्योरम, टेलर थ्योरम वगैरह, मैक्लेरन थ्योरम वगैरह आती हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जो स्टेप आपका है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको उन थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करने को मिलेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आएगा भाई पीछे सभी को?
3 कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं रोल्स थ्योरम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गिवन आप बोलोगे जी एफ ऑफ एक्स, बोलोगे एक और स्टेटमेंट क्या भाई, एक्स स्क्र प्लस उसके बाद माइनस के 8 और एक्स बिलोंग टू इंटरवल क्या है और 2। आपको यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बता दें, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो, अगर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई और आप x की एक वैल्यू निकालोगे इनके बीच में, तो 95% आंसर क्या आएगा, इनका मिड पॉइंट निकाल दो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2, माइनस का 4 प्लस 2 बाई में 2 करोगे तो कितना बनेगा ये, माइनस का 1। क्या बनेगा ये, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। अदरवाइज -1 के या तो थोड़ा सा कम आ सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम वगैरह देते हो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको रोल्स थ्योरम से या डायरेक्टली आंसर बताना है, तो आप पहले तो तीनों कंडीशन माइंड में फटाफट चेक कर लोगे। उसके बाद अगर मान लो कि 4 ऑप्शन में से नॉट डिफाइन वाला है ही नहीं ऑप्शन, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि एग्जिस्ट तो करेगा। अगर उसने 4 में से एक ऑप्शन दिया ही नहीं, वह नॉट डिफाइन है, वह एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब 4 में से कोई ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन कौन से वाला होगा, तो आप इसको दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2। अगर ऑप्शन दे रखे तो ठीक है, नहीं तो उसके आसपास आप ऐसा चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे जी, पहले इसने बोला कि रोल्स थ्योरम के लिए क्वेश्चन, ये वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो क्या यहाँ रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहली कंडीशन लिखोगे एफ ऑफ एक्स देर क्या है, इसको देखते हैं आपको पता चलेगा क्या है, एक पॉलिनोमियल है और प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमेशा वैल्यू देगा, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम यहाँ पहली कंडीशन लिखेंगे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। और हम क्या लिखेंगे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल, जो भी इसका क्लोज इंटरवल आपको मिलेगा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं क्लोज इंटरवल, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं -4 से 2 के ऊपर। आप माइनस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हम यहाँ -4 भी यूज़ कर सकते हैं और 2 भी यूज़ कर सकते हैं, और इनके बीच की तो सारी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनकी कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो कभी भी आपको इनफाइनाइट आंसर नहीं मिलेगा या नॉट डिफाइन आंसर नहीं मिलेगा। इसी का मतलब, इसका एग्जैक्टली मीनिंग यही होता है। मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर मैंने जिक्र किया कॉन्टिन्यूस वाला, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी को एक मैथमेटिकल पोर्शन से पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, एट द पॉइंट चेक करते हैं, इक्वल वगैरह करते हैं, वो हमारा एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, जो रियल लाइफ मीनिंग है, उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ से हमने शुरू किया और जहाँ हम पहुँचे हैं उसके बीच में हमने कहीं भी रेस्ट नहीं किया, यानी कि बीच में कहीं भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आई। तो -4 से लेके 2 तक जब भी आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू कभी भी पुट करोगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ, कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिन्यूस। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम आगे चलते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं, एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव याद है सीधा, डायरेक्टली क्या बनेगा भाई इसका 2x और 2x का 2। अब अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव की, तो ओपन इंटरवल, अगर इसका मैं ओपन इंटरवल यूज़ करूँ, यानी ये ब्रैकेट आपकी चेंज हो जाएगी, इनके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कभी भी अनडिफाइन नहीं बनेगा। अगर अनडिफाइन नहीं बनेगा तो ये भी क्या है, डेरिवेबल है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज डेरिवेबल, ये डेरिवेबल भी। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हमें एफ डैश सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप यहीं निकाल दिया करो, एफ डैश सी। तो यहाँ रखेंगे 2c प्लस में 2, यानी x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, c। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम इसका यूज़ करेंगे, अगर नहीं की तो लिख देंगे नॉट सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन में चेक करते थे f ऑफ a और f ऑफ b। अब a की वैल्यू कितनी है -4 और b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर हम पहले f ऑफ -4 यूज़ करेंगे भाई। यहाँ पुट करोगे -4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -4 -8, ये कितना बनेगा 16 -8 -8, कितना आंसर आ गया
0। फिर आप निकालोगे एफ ऑफ 2, बी पुट करोगे, यहाँ कितना बनेगा भाई, एक्स की जगह पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 2 इंटू में 2 माइनस 8। समझ गए इस बात को, किसके अंदर पुट करना है ये, एफ ऑफ एक्स के अंदर। कितना बनेगा ये 4 + 4 - 8, यानी कि 8 - 8 करो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0। क्या आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, इक्वल है नहीं, तो हम तीसरी कंडीशन लिख देंगे, यहीं पे लिख दोगे आप कि एफ ऑफ -4 इक्वल आ गया एफ ऑफ 2 के। फिर आप एक बार वो लाइनिंग लिखोगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, ठीक है। हेंस ए नंबर C लाइज बिटवीन A एंड B। कैसा नंबर होगा वो A से बड़ा होगा और B से छोटा। इनके इक्वल तो यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही अपने पास, A और B तो वैल्यू अपने पास पहले ही है। सच दैट फॉर्मूला क्या बताया था, f'(c) = 0। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, यहाँ से 2c प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2c किसके बराबर होगा, -2। कट करोगे तो c की वैल्यू कितनी होगी, -4। जो माइनस का 1 है ये -4 और 2 के बीच में है, समझ गए। तो ये माइनस का 1 आपका आंसर होगा। और ये आपको पहले बताया था कि आंसर कितना आएगा इसका, -1 या -1 के आसपास, समझ गए। तो इस प्रकार से प्रोसेस करनी है। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस चेक करोगे, दोबारा डेरिवेबल, तीसरा इक्वल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या करोगे आप, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन आपके रोल्स थ्योरम के हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सोल्व करोगे। अगर पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। बस इसमें प्रोसेस यही है कि आपको पहले तीन जो स्टेप है इन्हीं को सोल्व करना है, आगे वाला काम ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट बताया आपको रोल्स थ्योरम का, लेकिन इसी वीडियो को हम कितनी भी लंबी ले जा सकते हैं भाई, कितना भी डीपली क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को कितना भी आप लंबा बना सकते हैं। ये उतार लिया, ये कर लिया भाई सभी ने, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करेंगे फिर किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का। फिर उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से देखो, एक दोनों मीन वैल्यू थ्योरम के हो गए शायद, मीन वैल्यू थ्योरम के नहीं, तो कोई भी एक क्वेश्चन बोल दो इसका। क्यूब वाला बोल दियो भाई, स्क्वायर वाला तो आप लोग कर लोगे, सिंपल है स्क्वायर वाला। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इक्वल टू क्या दे दिया, -5x² माइनस के 3x, बस इतना ही है। a की वैल्यू बोलो कि b की, यानी अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो 1 और 3। आंसर क्या आएगा इसका, हाँ मतलब उनके बीच में बिलोंग करेगा। तो ये बताओ आंसर क्या आएगा अपना, 1 + 3 करो तो कितना हो गया 4, 4/2 करोगे तो, यानी अपना आंसर क्या आना चाहिए 2 या 2 के आसपास, समझ गए नहीं। इनके बीच का मतलब यही है। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करने तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप, f(x) क्या दे दिया भाई, इसमें भी पॉलिनोमियल की जगह क्या हो सकता है आपके पास, लोगारिथम फंक्शन हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है, कोस हो सकता है, टेंजेंट उसकी डोमेन या रेंज के अंदर हो सकता है, आपको कोई कंडीशन मिलेगी, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की एक कंडीशन होती है, पहले उसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे हम लेफ्ट राइट वगैरह सोल्व करके, जैसा कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में करते थे, यानी एक प्रोसेस रहेगी। f(x) इज क्या दे दिया, f(x) इज पॉलिनोमियल, f(x) इज पॉलिनोमियल, और क्या लिखेंगे, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एट, इसका इंटरवल क्या दे दिया भाई 1 से 3, क्या दे दिया इसने 1 से 3 क्लोज इंटरवल। सेकंड कंडीशन डेरिवेटिव करोगे इसका f'(x), हाँ भाई डेरिवेटिव याद है सभी को, कैसे करते हैं इसका, क्या बनेगा 3x² माइनस में 10x, 3x का 3, समझ गए ना, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव आ गया 1 से 3, अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 से 3, इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करने से कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा,
नॉट डिफाइन नहीं बनेगा, तो नॉट डिफाइन नहीं बनेगा तो डेरिवेबल है, लिखेंगे एफ एक्स इज डेरिवेबल। एफ एक्स क्या है? डेरिवेबल है। सिर्फ दो ही कंडीशन थी, लिखेंगे ऑल द टू कंडीशन, ऑल द टू कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू। डेरिवेटिव करके, डेरिवेबल कैसे करेंगे यही पूछ रहे हो। डेरिवेटिव निकाल दिया, डेरिवेटिव निकालने के बाद जो अपने पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब कि 1 और 3 यूज़ नहीं कर सकते, इनके बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लियो। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेंगे, नोमरेटर भी मिलेगा और डिनोमिनेटर में। तो आप लोगों को क्या करना है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला ध्यान रखना है, ऊपर की तो कोई वैल्यू पुट कर दो, जीरो कोई बात नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। उन क्वेश्चन की बात करो जिसमें नोमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, क्योंकि अगर नीचे जीरो बनेगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन। अगर ऐसे क्वेश्चन में नॉट डिफाइन नहीं होगा, बात समझ में आ गई आपको ये, ठीक है नहीं। यानी कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करने से, इसमें पुट करने से नॉट डिफाइन फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अब अपने को पता है कि इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करो तो आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो दशमलव में आ जाए, कितनी भी छोटी या बड़ी वैल्यू आ जाए, लेकिन वैल्यू निकलेगी। अगर वैल्यू निकलती है तो इसका मतलब उसको डेराइव किया जा सकता है, इसी का मतलब होता है डेरिवेबल। समझ गए नहीं? तो क्या होगा, ऑल द टू कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई, आर सेटिस्फाई। फिर क्या लिखेंगे, हैंस ए नंबर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। कैसा नंबर होगा वो, ए से बड़ा और बी से छोटा, सच दैट एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए और बाई में बी माइनस ए। अपने को कितनी वैल्यू चाहिए भाई, अपने को चाहिए एफ डैश सी की वैल्यू। आप यहीं से निकाल लियो, यहीं से निकाल देंगे एफ डैश सी, यानी कि वैल्यू पुट कर देंगे 3c² माइनस में 10c माइनस में 3। इसकी तो आ गई। अब अपने को चाहिए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी 3 है वो पुट करेंगे, और एफ ऑफ ए का मतलब 1 पुट करेंगे। तो इन वैल्यू को आप पहले से निकाल सकते हो या फिर यहाँ निकाल दियो। एफ ऑफ 3 पुट करोगे भाई यहाँ, 3 का क्यूब माइनस में 5, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू में 3 कितना बनेगा ये 27, 45, ठीक है। तो माइनस के 27 आ जाएगा एफ ऑफ 3, ठीक है। एफ ऑफ 1 और निकालेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 1 पुट करोगे उसमें, 1 का क्यूब माइनस में 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस के 7। कितना आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ लिखोगे आप, इसका आंसर आ गया माइनस के 7। तो सारी वैल्यू आ गई, लिखेंगे पुट ऑल द वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यू। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी थी अपनी, 3c² माइनस में 10c माइनस 3। एफ ऑफ बी की वैल्यू आई माइनस के 27, इसकी माइनस के 7, 3 माइनस 1। तो ये अपना बनेगा जी 3c² माइनस में 10c माइनस 3, ये प्लस का 7 हो जाएगा, कितने बचेंगे माइनस के 20, बाई में 2 कट करोगे तो माइनस के 10, इधर आओगे तो प्लस के 10, यानी ये बनेगा अपने पास 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो 3c² माइनस में 10c प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करोगे भाई, फैक्टर कितने बनेंगे 21, और जोड़ो तो कितना बनेगा -10, तो 7 और 3। तो आप लिखोगे इसके माइनस के 7c और माइनस के 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो c कॉमन लोगे, 3c माइनस 7 माइनस का 1 लोगे, क्योंकि सेम रिपीट करना आपको। तो एक आंसर आ जाएगा c -1 और एक 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी जब इसको सोल्व करेंगे c की वैल्यू तो आएगी 1, ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि c की वैल्यू 1 पहले अपने पास है। दूसरी कितनी आएगी 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू 7, 7 बाई में 3, 2 पॉइंट समथिंग चलेगा, यही बोला था। अपने पास आंसर कितना आएगा 2 या 2 के आसपास, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। आप सीधा भी लिख सकते हो, c की वैल्यू होगी 7/3 जो बिलोंग करती है 1 to
3 के बीच। ठीक है जी। तो क्या था कि जब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बीच में डिफरेंस यही है। रोल्स थ्योरम ने क्या बोला था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी डेरिवेबल होना चाहिए, तीसरी कंडीशन बोलती इसने एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। लेकिन लैंग्रेज ने या मीन वैल्यू थ्योरम ने ये बोला था अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना भी हो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर अगर ना भी आए, तब भी हम कोई तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। समझ गए? यानी ये सिर्फ 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो यही इनमें डिफरेंस है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हो आप लोग। फंक्शन है, पहली बात लिखें कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में ज़रूरी नहीं कि पॉलीनोमियल मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का फंक्शन मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, रैशनल हो सकता है, लोगारिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, इंटीजर फंक्शन। लेकिन पहले उनको हम कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी कॉन्टिन्यूटी पहले डिस्कस की जाती है, चेक की जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, सोल्व करेंगे उसको। डेरिवेबल में भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं जिनको डेरिवेबल डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकते कुछ को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल प्रूफ करेंगे, यानी कि उसको उस मेथड से करेंगे। फिर इसमें तीसरी कंडीशन है ही नहीं, 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम बोल रहे हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो हम एक पॉइंट निकालेंगे एफ डैश सी वाला। कौन सा निकालेंगे? एफ डैश सी वाला। ठीक है। तो एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बाई में बी माइनस ए। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश सी की वैल्यू रख दी यहाँ, एफ ऑफ बी की रख दी, एफ ऑफ ए की रख दी, बी माइनस ए। इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे, फैक्टर से अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 वैल्यू आती है, 2 में से कन्फर्म है कि एक वैल्यू ऐसी आएगी जो हमारे पास है। अगर इससे बाहर की वैल्यू आ जाती, बाई चांस 4, 5, 6 आ जाता, तो अपने इंटरवल से ही बाहर है, वो वहाँ से कैंसिल हो जाता। ये वाली वैल्यू अपने पास पहले से अवेलेबल थी, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या है? अपनी कंडीशन ये है कि सी जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, ए से ज़्यादा होगा, बी से कम होगा। तो इसके इक्वल आ ही नहीं सकता, ये ए के बराबर तो नहीं आ सकता, तो वो वाली हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि थ्योरम की सेटिस्फेक्शन है। तो सी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ समाप्त होता है, जिसमें आप रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के आपके लास्ट के पॉइंट हो गए।